हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MPSE 8 स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 6, critically examine the factors that led to the multi-party system in India. क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें यह समझना है कि इंडिया में दो पार्टी सिस्टम क्यों नहीं बना और मल्टी पार्टी सिस्टम क्यों डेवलप हुआ। इसके लिए हमें हिस्टोरिकल, सोशल, पॉलिटिकल और इंस्टीट्यूशनल रीजंस को एक्सप्लेन करना है, साथ ही उनके इफेक्ट्स को भी क्रिटिकल तरीके से डिस्कस करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। मल्टी पार्टी सिस्टम का मतलब है कि देश में एक से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो नेशनल और रीजनल लेवल पर इलेक्शंस लड़ती है। इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री में एक सिंगल पार्टी सभी इंटरेस्ट्स को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती थी, इसलिए नेचुरली मल्टीपल पार्टीज उठी। कॉन्स्टिट्यूशन ने भी एसोसिएशन की फ्रीडम दी है जो पॉलिटिकल प्लूरलिज्म को सपोर्ट करती है। इस आंसर में हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, सोशल डाइवर्सिटी, इलेक्टोरल सिस्टम और रीजनल एस्पिरेशंस जैसे फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। मेन बॉडी। 1. हिस्टोरिकल लेगेसी और कांग्रेस का ब्रेकडाउन। इंडिपेंडेंस के बाद कांग्रेस डोमिनेंट पार्टी थी, लेकिन धीरे धीरे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स और फैक्शनलिज्म ने नए पार्टीज के लिए स्पेस बनाया। 1969 में कांग्रेस के स्प्लिट ने इस डोमिनेंस को वीकन किया और नए दल जैसे जनता दल, CPI और रीजनल पार्टीज को स्पेस मिला। इमरजेंसी 1975-77 ने ऑपोजिशन को यूनाइट किया और एंटी कांग्रेस वेव ने मल्टी पार्टी पॉलिटिक्स को और स्ट्रांग बनाया। 2. सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता। इंडिया की लिंग्विस्टिक, कल्चरल और कास्ट डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। एक पार्टी के लिए सबको रिप्रेजेंट करना मुश्किल था। कास्ट बेस्ड पार्टीज उठी जैसे BSP दलित्स को रिप्रेजेंट करती है और SP बैकवर्ड क्लासेज के लिए। रीजनल प्राइड से पार्टीज बनी जैसे तमिलनाडु में DMK और AIADMK, महाराष्ट्र में शिवसेना, आंध्र प्रदेश में TDP। रिलीजियस फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट रहे जैसे पंजाब में अकाली दल और हैदराबाद में AIMIM। 3. इलेक्टोरल सिस्टम और फेडरल स्ट्रक्चर। इंडिया में FPTP फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है। ये बड़े पार्टीज को बेनिफिट देता है लेकिन रीजनल पार्टीज को भी कॉन्सेंट्रेटेड एरियाज में सीट दिलाने में मदद करता है। फेडरल स्ट्रक्चर स्टेट्स को ऑटोनॉमी देता है जिससे स्टेट बेस्ड पार्टीज ग्रो हुई। 1990 के बाद कोएलिशन पॉलिटिक्स कॉमन हो गया जैसे NDA, UPA, यूनाइटेड फ्रंट। रीजनल पार्टीज ने नेशनल पॉलिटिक्स में की रोल प्ले किया। 4. आइडियोलॉजिकल वीकनेस और लीडरशिप फैक्टर्स। कांग्रेस पहले एक अम्ब्रेला पार्टी थी जिसमें सब आइडियोलॉजीज आ जाती थी, लेकिन जब कांग्रेस वीक हुई तो इशू बेस्ड और कम्युनिटी बेस्ड पार्टीज निकल कर सामने आए। कैरिस्मेटिक लीडर्स ने भी नए पार्टीज बनाए जैसे NT रामा राव का TDP, कांशी राम और मायावती का BSP, ममता बनर्जी का TMC। वोटर अवेयरनेस और लॉयल्टी शिफ्ट होने के वजह से लोग लोकल और स्मॉलर पार्टीज को सपोर्ट करने लगे। 5. क्रिटिकल ऑब्जर्वेशंस। मल्टी पार्टी सिस्टम डेमोक्रेसी को स्ट्रांग बनाता है क्योंकि हर ग्रुप को रिप्रेजेंटेशन मिलता है, लेकिन इससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी होती है क्योंकि कोalition गवर्नमेंट्स हमेशा स्टेबल नहीं होती। कई पार्टीज सिर्फ पावर के लिए अलायंसेस बनाती है जिससे आइडियोलॉजी वीक हो जाती है। फिर भी इंडिया जैसे डाइवर्स देश में मल्टी पार्टी सिस्टम नेचुरल और सूटेबल मॉडल है। कंक्लूजन। ओवरऑल इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम हिस्टोरिकल, सोशल, फेडरल और इलेक्टरल रीजंस की वजह से डेवलप हुआ। ये सिस्टम कभी कभी इंस्टेबिलिटी क्रिएट करता है, लेकिन ये इंश्योर करता है कि हर कम्युनिटी को अपनी पॉलिटिकल वॉइस मिले। इसलिए मल्टी पार्टी सिस्टम इंडियन डेमोक्रेसी की एक परमानेंट और नेचुरल फीचर बन चुका है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 7. Examine the nature of dissent and protest movements in Indian politics. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें समझना है कि डिसेंट, असहमति और प्रोटेस्ट मूवमेंट्स इंडिया की पॉलिटिक्स में कैसे डेवलप हुए। हमें इनके फॉर्म्स, रीजन्स और इम्पैक्ट बताने हैं। साथ ही कुछ मेजर एग्जाम्पल्स देने हैं जो डेमोक्रेसी और पॉलिटिकल प्रोसेस को शेप करते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन।
डिसेंट और प्रोटेस्ट डेमोक्रेसी का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। डिसेंट का मतलब है सरकार की पॉलिसीज या एक्शन से असहमत होने का अधिकार, और प्रोटेस्ट मूवमेंट्स एक कलेक्टिव एक्शन होते हैं जो लोग अपनी डिमांड्स के लिए करते हैं। इंडिया में इन्होंने पॉलिटिक्स और पॉलिसीज को बदलने में बड़ा रोल प्ले किया है। चाहे वो फ्रीडम स्ट्रगल का जमाना हो या आज के जमाने के फार्मर्स प्रोटेस्ट, डिसेंट और प्रोटेस्ट ने डेमोक्रेसी को मजबूत बनाया है। मेन बॉडी। 1. डिसेंट का मीनिंग और डेमोक्रेसी में रोल। डिसेंट का मतलब है पीसफुली अपोज करना या अपनी अलग राय देना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19 के अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबली और एसोसिएशन का अधिकार देता है। यह एंश्योर करता है कि हर आवाज सुनी जाए और डेमोक्रेसी ऑथोरिटेरियन ना बन सके। डिसेंट डेमोक्रेसी को अकाउंटेबल और इंक्लूसिव बनाता है। 2. प्रोटेस्ट मूवमेंट्स का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। फ्रीडम स्ट्रगल लेगेसी। नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया मूवमेंट जैसे आंदोलन ने लोगों को मोबिलाइज किया। पोस्ट इंडिपेंडेंस 1950-70। तेलंगाना पेजेंट मूवमेंट, फूड मूवमेंट बंगाल में, और एंटी हिंदी एजिटेशन तमिलनाडु में। जेपी मूवमेंट। जयप्रकाश नारायण की टोटल रेवोल्यूशन ने इमरजेंसी को चैलेंज किया और गवर्नमेंट बदलने तक का इफेक्ट डाला। 3. प्रोटेस्ट मूवमेंट्स के टाइप्स। ए. सोशल मूवमेंट्स। दलित मूवमेंट सोशल जस्टिस के लिए। विमेन्स मूवमेंट जेंडर इक्वालिटी के लिए। ट्राइबल मूवमेंट लैंड राइट्स और डिस्प्लेसमेंट के खिलाफ। बी. इकोनॉमिक मूवमेंट्स। फार्मर्स प्रोटेस्ट जैसे BKU या 2020-21 का फार्म लॉज मूवमेंट। लेबर स्ट्राइक्स वेजेस और वर्किंग कंडीशंस के लिए। सी. रीजनल और लिंग्विस्टिक मूवमेंट्स। तमिलनाडु एंटी हिंदी एजिटेशन। सेपरेट स्टेट्स के लिए मूवमेंट्स तेलंगाना, उत्तराखंड, झारखंड। डी. एनवायरमेंटल मूवमेंट्स। चिपको मूवमेंट 1970। नर्मदा बचाओ आंदोलन, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के खिलाफ इकोलॉजिकल प्रोटेस्ट्स। 4. नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स। मास बेस्ड। ज्यादातर प्रोटेस्ट्स में बड़े लेवल पर पब्लिक पार्टिसिपेशन होता है। डेमोक्रेटिक एक्सप्रेशन। मोस्टली पीसफुल और कॉन्स्टिट्यूशनल होते हैं। इश्यू बेस्ड। हर मूवमेंट एक स्पेसिफिक डिमांड के अराउंड होता है। कैटलिस्ट फॉर चेंज। बहुत से रिफॉर्म्स प्रोटेस्ट्स के बाद आए जैसे लैंड रिफॉर्म्स, रिजर्वेशंस, एनवायरमेंट लॉज। डाइवर्स मेथड्स। हंगर स्ट्राइक्स, रैलीज, सिट-इन्स और कभी कभी वायलेंट क्लैशेस। 5. इम्पैक्ट ऑन इंडियन पॉलिटिक्स। गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाया और पॉलिसीज रीथिंक करवाए। मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को वॉइस मिली। नए स्टेट्स बने और कल्चरल आइडेंटिटीज रिकॉग्नाइज हुई। कभी कभी इंस्टेबिलिटी और वायलेंस भी क्रिएट हुआ। सिविल सोसाइटी और पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को मजबूत बनाया। कंक्लूजन। इंडिया की डेमोक्रेसी डिसेंट और प्रोटेस्ट के बिना अधूरी है। इन्होंने मार्जिनलाइज्ड लोगों को आवाज दी, पॉलिसीज को बदला और गवर्नेंस को अकाउंटेबल बनाया। हाँ, कभी कभी ये गवर्नेंस के लिए चैलेंज भी बने, पर इनका पॉजिटिव रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से डिसेंट और प्रोटेस्ट इंडियन डेमोक्रेसी की जान है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 8. Explain the factors responsible for economic reforms and globalization and its impact on Indian state politics. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि इंडिया ने 1991 में रिफॉर्म्स और ग्लोबलाइजेशन क्यों किया, उसके पीछे कौन से फैक्टर्स दी, और फिर इसका स्टेट पॉलिटिक्स पर क्या असर हुआ। आंसर। इंट्रोडक्शन। इंडिया के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 में शुरू हुए जब देश एक बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजरा। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है इंडियन इकोनॉमी को दुनिया की इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करना, जैसे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और FDI को एलो करना। इन रिफॉर्म्स ने सिर्फ इकोनॉमी ही नहीं, बल्कि इंडियन स्टेट पॉलिटिक्स को भी बदल दिया। इस आंसर में हम रीजन्स और इम्पैक्ट्स दोनों डिस्कस करेंगे। मेन बॉडी। 1. फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रिफॉर्म्स। 1991 का इकोनॉमिक क्राइसिस। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स खत्म हो रहे थे, इंपोर्ट्स के लिए पैसा नहीं था। लाइसेंस परमिट राज की प्रॉब्लम। एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल ने प्राइवेट सेक्टर को ग्रो करने से रोका। IMF और वर्ल्ड बैंक का प्रेशर। लोन लेने के लिए रिफॉर्म्स करना कंपलसरी था। प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी का फेलियर। इंडियन इंडस्ट्रीज कंपेटिटिव नहीं हो पाए। पॉलिटिकल विल। PV नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने रियलाइज किया कि बिना रिफॉर्म्स के कोलैप्स होगा। 2. ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। ट्रेड लिबरलाइजेशन। इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स पर रिस्ट्रिक्शंस कम किए गए। प्राइवेटाइजेशन।
पब्लिक सेक्टर कंपनीज को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए ओपन किया गया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, टेलीकॉम, आईटी, बैंकिंग जैसे सेक्टर्स में एफडीआई आया। टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट, आईटी और कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन के वजह से इंडिया ग्लोबल हब बन गया। पॉलिसी कंटिन्यूटी, अलग अलग पार्टीज ने रिफॉर्म्स को कंटिन्यू किया। 3. इम्पैक्ट ऑन स्टेट पॉलिटिक्स, रीजनल पार्टीज का राइज, स्टेट्स एक्टिवली इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने लगे। कम्पेटिटिव फेडरलिज्म, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स ने इंडस्ट्रीज के लिए रेस शुरू की। सेंटर स्टेट रिलेशंस, स्टेट्स को ज्यादा ऑटोनॉमी मिल गई पॉलिसीज बनाने में। डिफरेंट मॉडल्स ऑफ ग्रोथ, केरला ने सोशल डेवलपमेंट पे फोकस किया, गुजरात ने इंडस्ट्रीज पे। सोशल और पॉलिटिकल असर, इनइक्वालिटी और डिस्पैरिटी बढ़ी जिसने इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस किया। कोalition पॉलिटिक्स, रीजनल पार्टी सेंट्रल पॉलिसीज में इंटरफेयर करने लगी। 4. चैलेंजेस एंड क्रिटिसिज्म, रिच पुअर स्टेट गैप, डेवलप्ड स्टेट्स आगे निकले, बैकवर्ड स्टेट्स पीछे रह गए। एग्रीकल्चर नेग्लेक्ट, फार्मर्स और रूरल सेक्टर को इग्नोर किया गया। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स ने अपना रिप्रेजेंटेशन मांगा। ग्लोबल डिपेंडेंसी, स्टेट्स ग्लोबल मार्केट के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट हो गए। कंक्लूजन, 1991 के रिफॉर्म्स और ग्लोबलाइजेशन ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पे स्ट्रांग बनाया, लेकिन साथ ही स्टेट पॉलिटिक्स को डीपली चेंज कर दिया। रीजनल पार्टीज की इंपॉर्टेंस बढ़ गई, स्टेट्स एक दूसरे से कम्पीट करने लगे और इनइक्वालिटी के नए चैलेंजेस आए। यह रिफॉर्म्स एक तरफ ग्रोथ का रास्ता बनाते हैं तो दूसरी तरफ नए पॉलिटिकल और सोशल क्वेश्चंस खड़े करते हैं। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 9. Examine the water and territorial disputes in Indian federalism. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें इंडियन फेडरलिज्म में पानी और जमीनी डिस्प्यूट्स के बारे में बताना है। हमें उनके कॉजेस, एग्जाम्पल्स जैसे कावेरी, रवि बीज, असम बॉर्डर और उनका इम्पैक्ट एक्सप्लेन करना है। साथ ही फेडरल सिस्टम में उनके सॉल्यूशंस और चैलेंजेस भी डिस्कस करने हैं। आंसर, इंट्रोडक्शन। भारतीय फेडरलिज्म बहुत कॉम्प्लेक्स है जिसमें स्टेट्स के बीच पानी और जमीन को लेकर डिस्प्यूट्स अक्सर सामने आते हैं। रिवर्स इंटरस्टेट होती है, इसलिए उनके पानी का डिस्ट्रीब्यूशन एक बड़ा इशू बन जाता है। टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स ज्यादातर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के बाद हुए। कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 262 और ट्राइब्यूनल्स के जरिए इनके सॉल्यूशंस दिए हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स अभी भी है। मेन बॉडी। 1. वाटर डिस्प्यूट्स के कॉजेज और नेचर। रिवर्स बाउंड्रीज क्रॉस करती है और हर स्टेट को इरिगेशन, पावर और ड्रिंकिंग वाटर की जरूरत होती है। अनइवन रेनफॉल और अलग अलग स्टेट्स की एग्रीकल्चर डिमांड भी कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करती है। कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को पावर दिया है और वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट 1956 के अंडर ट्राइब्यूनल्स बनाए गए। एग्जाम्पल्स, कावेरी डिस्प्यूट, कर्नाटका तमिलनाडु। इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर शेयरिंग का इशू जो आज भी चल रहा है। रवि बीज, पंजाब हरियाणा। पंजाब ने हरियाणा और राजस्थान को पानी देने का अपोज किया जिसने पॉलिटिकल टेंशन क्रिएट किया। कृष्ण गोदावरी, एपी, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र। रिजर्वॉयर्स और पानी के एलोकेशन पर कॉन्फ्लिक्ट। 2. टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स के कॉजेज और नेचर। 1950 के बाद जब लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाए गए तब कुछ जगह बाउंड्रीज प्रॉपर्ली डिसाइड नहीं हुई। जमीन पर एथनिक और कल्चरल आइडेंटिटी के इश्यूज भी डिस्प्यूट्स क्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल्स, असम नागालैंड 1960 से क्लैशेस होते आ रहे हैं टेरिटरी को लेकर। महाराष्ट्र कर्नाटका बेलागवी डिस्प्यूट। महाराष्ट्र क्लेम करता है मराठी स्पीकिंग एरियाज। असम मिजोरम फॉरेस्ट एरियाज को लेकर फ्रीक्वेंट क्लैशेस होते हैं। 3. इम्पैक्ट ऑन फेडरलिज्म, पॉलिटिकल टेंशन। रीजनल पार्टीज डिस्प्यूट्स को वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए यूज करती है। यूनिटी को चैलेंज, प्रोटेस्ट और वायलेंस नेशनल इंटीग्रेशन को वीक कर देते हैं। जुडिशरी का लोड, कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स पर ज्यादा केसेस का प्रेशर होता है। ट्रस्ट इश्यूज, स्टेट्स को लगता है कि सेंटर पार्शियलिटी करता है। 4. रेजोल्यूशन के मैकेनिज्म्स और चैलेंजेस। लीगल मेजर्स, आर्टिकल 262 और ट्राइब्यूनल्स का सेटअप। सुप्रीम कोर्ट भी इंटरफेयर करता है। पॉलिटिकल एग्रीमेंट्स, पंजाब अकॉर्ड जैसे अकॉर्ड सॉल्यूशंस लाने की कोशिश करते हैं। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इंटरस्टेट काउंसिल और नीति आयोग डायलॉग के प्लेटफॉर्म है। चैलेंजेस, ट्रिब्यूनल के डिसीजंस लेट आते हैं और स्टेट्स अक्सर इंप्लीमेंट नहीं करते।
पॉपुलेशन और क्लाइमेट चेंज से आगे डिस्प्यूट्स और बढ़ेंगे। कंक्लूजन, पानी और जमीन के डिस्प्यूट्स इंडियन फेडरलिज्म के लिए सबसे बड़ी चैलेंज है। यह डिस्प्यूट्स रिसोर्सेज और आइडेंटिटी के इश्यूज को रिफ्लेक्ट करते हैं। इनके परमानेंट सॉल्यूशंस के लिए सिर्फ लीगल मैकेनिज्म्स नहीं, बल्कि पॉलिटिकल विल और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जरूरत है। अगर स्टेट्स डायलॉग और ट्रस्ट को स्ट्रांग करें, तो यूनिटी और फेडरलिज्म दोनों मजबूत होंगे। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 10. Write short notes on the following. A. Role of backward classes in Indian politics. B. Ethnic minorities in Indian politics. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें 2 चीजें समझने हैं। पहले, बैकवर्ड क्लासेस जैसे SC, ST, OBC का इंडियन पॉलिटिक्स में क्या रोल रहा है, उसको डिटेल में लिखना है। दूसरे, एथनिक माइनॉरिटीज जैसे रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और उनके इश्यूज एक्सप्लेन करने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। इंडिया की पॉलिटिक्स हमेशा से सोशल डाइवर्सिटी और इनइक्वालिटी के साथ जुड़ी रही है। बैकवर्ड क्लासेज जैसे SC, ST और OBC ने अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल बनाया है इंडियन पॉलिटिक्स में। इसी तरह एथनिक माइनॉरिटीज, चाहे वो धार्मिक हो, भाषा पर आधारित हो या कल्चरल आइडेंटिटी पर, भी पॉलिटिक्स में अपना असर डालती है। इन दोनों ग्रुप्स की पार्टिसिपेशन से पता चलता है कि डेमोक्रेसी सिर्फ मेजॉरिटी रूल नहीं, बल्कि इंक्लूसिवनेस और जस्टिस पर भी खड़ी है। मेन बॉडी। ए. रोल ऑफ बैकवर्ड क्लासेस इन इंडियन पॉलिटिक्स। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स। बैकवर्ड क्लासेस को हिस्टोरिकली बहुत डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा। कॉन्स्टिट्यूशन ने उनके लिए रिजर्वेशन, एजुकेशन और पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम बनाया। आर्टिकल्स 15, 4, 16, 4 और 46 इनके प्रोटेक्शन और डेवलपमेंट को इंश्योर करते हैं। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। 1960 के बाद बैकवर्ड क्लासेस ने एक बड़ी वोट बैंक की तरह पॉलिटिक्स में एंट्री की। BSP उत्तर प्रदेश और द्रविडियन पार्टीज तमिलनाडु बैकवर्ड क्लास पॉलिटिक्स की मिसाल है। अंबेडकर जी के आइडियाज ने SC को इक्वालिटी और रिप्रेजेंटेशन के लिए इंस्पायर किया। इम्पैक्ट ऑन इंडियन पॉलिटिक्स। 1990 में मंडल कमीशन इम्प्लीमेंटेशन के बाद OBC की रिप्रेजेंटेशन और ज्यादा बढ़ गई। इनकी पॉलिटिक्स की वजह से कोalition गवर्नमेंट्स बनी और पार्लियामेंट में बार्गेनिंग पावर बढ़ी। लेकिन कास्ट बेस्ड पोलराइजेशन भी कहीं कहीं देखने को मिली। B. एथनिक माइनॉरिटीज इन इंडियन पॉलिटिक्स। डेफिनेशन और कैटेगरीज। एथनिक माइनॉरिटीज में मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख्स जैसे धार्मिक ग्रुप्स, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स और ट्राइबल कम्युनिटीज आते हैं। ये अपनी आइडेंटिटी, सिक्योरिटी और रिप्रेजेंटेशन के लिए स्ट्रगल करते हैं। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और डिमांड्स। माइनॉरिटीज आमतौर पर सेक्युलर या रीजनल पार्टीज को सपोर्ट करती हैं जो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज जैसी इंस्टीट्यूशंस उनके प्रोटेक्शन के लिए बनी है। जम्मू एंड कश्मीर, नागालैंड और मिजोरम जैसे रीजन्स में ऑटोनॉमी या कल्चरल रिकॉग्निशन की डिमांड्स होती रही है। चैलेंजेस और पॉलिटिकल इम्पैक्ट। माइनॉरिटीज को अक्सर मार्जिनलाइजेशन, कम्युनल वायलेंस और अंडर रिप्रेजेंटेशन झेलना पड़ता है। कभी कभी ये अपने राइट्स के लिए मूवमेंट्स और ऑटोनॉमी की डिमांड्स उठाते हैं। पॉजिटिव साइड पे, इनकी पार्टिसिपेशन से इंडिया की प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी और फेडरलिज्म और स्ट्रांग होता है। कंक्लूजन। बैकवर्ड क्लासेज और एथनिक माइनॉरिटीज दोनों ने इंडियन पॉलिटिक्स को डीपली शेप किया है। बैकवर्ड क्लासेस ने रिजर्वेशन और मोबिलाइजेशन के थ्रू अपनी जगह बनाई, जबकि माइनॉरिटीज ने अपनी आइडेंटिटी और राइट्स को असर्ट करके डेमोक्रेसी को इंक्लूसिव बनाया। लेकिन कास्टिज्म, कम्युनलिज्म और पोलराइजेशन जैसे चैलेंजेस को हैंडल करना जरूरी है ताकि इक्वालिटी और जस्टिस को एश्योर किया जा सके। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है। जरूर चेक करें। थैंक यू।